गुड इवनिंग गाइज, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा लेक्चर 29 है। 28 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पेड ग्रुप का कोर्स है। तो इसमें देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का ऑप्शनल दे रहे हों। ठीक है, यूपी पीसीएस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जीआईसी पीजीटी सिविक्स दे रहे हो, जहां भी आंसर राइटिंग है उन सब के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो आधारित है वैश्वीकरण पे। ठीक है, उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण पे। लेकिन क्वेश्चन उदारीकरण और निजीकरण से न पूछ के सीधे वैश्वीकरण से पूछा जाता है, क्योंकि जो वैश्वीकरण है वो ऑलरेडी उसको उदारीकरण और निजीकरण को इंक्लूड करके ही वैश्वीकरण बनता है। ठीक है, तो चलिए इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि अगर बात करें आप जीआईसी पीजीटी की, तो इसमें 50 वर्ड और 150 वर्ड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया था कि क्या आपके विचार में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का ह्रास होना जारी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को पढ़ समझना होता है। ठीक है, तो पैटर्न वही रहेगा, मैं बार बार बताता हूँ। इंट्रो रहेगा, बॉडी रहेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। तो इंट्रो को आप छोटा रखने की कोशिश करें, कंक्लूजन छोटा रखें, और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप बॉडी यानी कि कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करें। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया, क्या आपके विचार में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्र राज्य का ह्रास होना जारी है। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्र राज्य का होना जारी है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझाना होगा कि वैश्वीकरण से क्या उसके परिणाम निकले और उस परिणाम से क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य का ह्रास होना जारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसको आपको 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो जो राष्ट्र राज्य है इसका ह्रास होगा। ठीक है, तो इसी बात को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2019 में। देखिए 2019 में क्या प्रश्न पूछा गया था कि हालांकि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है, जाहिर सी बात है वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है, किंतु विश्व में हाल के राजनीतिक निर्णय राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन इंगित कर रहे हैं। उचित उदाहरणों के साथ इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए दोनों जो प्रश्न हैं एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे क्या है कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन जो हाल के राजनीतिक निर्णय हुए हैं उन निर्णय को आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ है कि राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन हो रहा है। जैसे ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने क्या किया, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका वासियों के लिए। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीयकरण में परिवर्तन को दिखा रहा है। ठीक है, अभी कोरोना वायरस की बात करें तो इसमें क्या हुआ, सभी लोगों ने जो टीका है सबसे पहले अपने ही कंट्री के लोगों को देने के लिए प्रीफरेंस दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक निर्णय इनकी वजह से राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन इंगित कर रहा है। तो चलिए हम इन दोनों प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमको क्या कहना है, क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें वैश्वीकरण के बारे में लिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। वैश्वीकरण के बारे में, उसके परिणाम के बारे में थोड़ा सा लिखिए, और उससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का ह्रास कैसे हो रहा है इस बात पे आपको फोकस करना है। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जब आप प्रश्न का उत्तर देंगे तभी आपका उत्तर सटीक होगा। चूंकि आपके पास 250 शब्द हैं तो इन कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक सैंपल लिया गया है, आप इससे बेहतर भी अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्वीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो इसमें देखिए वैश्वीकरण क्या है, ये आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन विश्व व्यवस्था को इंगित करता है। ठीक है, यह संपूर्ण विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया है। अब देखिए आपको यहाँ पे आधुनिक राष्ट्र राज्य का ह्रास होना दिखाना है,
तो सबसे पहले आप इसके अपोजिट में एकीकरण के बारे में दिखाएंगे। तो यह संपूर्ण विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रों एवं उनके नागरिकों के संबंध साकार हो सके। ठीक है, यानी कि राष्ट्र जो हैं और उनके जो नागरिक हैं उनके संबंध जो हैं वो एकाकार हो सके। तो एक तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया और आगे हम थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व भर के लोगों में परस्पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीक, सेवा आदि संपर्कों की व्यवस्था की जाए तथा विश्व को एक भूमंडलीय गांव के रूप में विकसित किया जाए। तो देखिए इस तरह से आपको कीवर्ड को यूज करना है। तो देखिए एक भूमंडलीय गांव हमने लिया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी, सेवा आदि संपर्कों की व्यवस्था की जाए। तो आपको जैसे जब आप वैश्वीकरण, देखिए एक काम आज से ही आप लोग शुरू करें। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन लिखें, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण लिखें और उसके जैसे इस तरह से हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं इन सारे कीवर्ड्स को आप केवल कीवर्ड्स को लिख लीजिए कि जब भी वैश्वीकरण पे, भूमंडलीकरण पे प्रश्न आएगा तो हम इन कीवर्ड्स का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नूतन विश्व व्यवस्था। तो इस तरह से ये जो आपके हैं कीवर्ड, इसको आप आज से ही नोट करना शुरू करें और आप ये मुझे नोट करके भेजेंगे। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उससे संबंधित जो भी कीवर्ड हो सकते हैं उसको आप लोग लिखें, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, खुद से लिखिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। मतलब ये कीवर्ड तो आप ले सकते हैं लेकिन आप अपना कीवर्ड लिखें, क्योंकि जहाँ से भी आप इन कीवर्ड्स को उठाएंगे, जब आप अपने कॉपी में उस नोटबुक में जब रीड करेंगे तो आपको वो पूरा स्टेटमेंट याद आ जाएगा जहाँ से कि आपने लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व भर के लोगों में परस्पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी, सेवा आदि संपर्कों की व्यवस्था की जाए तथा विश्व को एक भूमंडलीय गांव के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, तो वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व को सही अर्थों में अंतर संबंधित, आत्मनिर्भर तथा विकसित भूमंडलीय गांव का स्वरूप देना है। ठीक है, वैश्वीकरण के कुछ तत्व एवं विशेषताएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी तत्व और विशेषताएं हैं? पहला है उदारीकरण, दूसरा है युक्त व्यापार, तीसरा है आर्थिक गतिविधियां का वैश्वीकरण, आयात निर्यात का उदारीकरण, निजीकरण, आर्थिक सहयोग एवं आर्थिक सुधार। तो ये जो हैं वैश्वीकरण के कुछ तत्व हैं, उनकी विशेषताएं हैं। बस इसको आपको देखिए, वैश्वीकरण को आपको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाना है। बस वैश्वीकरण से आपको इतना समझाने का प्रयास करना है कि इससे मतलब वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो है जो राष्ट्रीयता है उसको क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि राष्ट्र राज्य की जो भावना है, ठीक है, राष्ट्र राज्य का ह्रास कैसे हो रहा है, इस बात को केवल आपको उतनी ही बातें लिखनी है जिससे आप इन तर्क को ऐड कर सकें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण के इन तत्वों एवं विशेषताओं के कारण वर्तमान राष्ट्र राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है। अब हम जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे थे, हमको यहाँ वैश्वीकरण को बस इतना तक ही समझाना था जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि वैश्वीकरण के इन तत्वों एवं विशेषताओं के कारण वर्तमान राष्ट्र राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है, अर्थात राष्ट्र राज्यों की पारंपरिक धारणा में ह्रास हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा वैश्वीकरण के बारे में ही खूब ढेर सारा लिखते चले जा रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि डिमांड वो नहीं है कि वैश्वीकरण क्या है। डिमांड ये है कि वैश्वीकरण से जो राष्ट्र राज्य हैं, ठीक है, जो राष्ट्र राज्य हैं उनका ह्रास कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से समकालीन विश्व में यातायात, संचार व्यवस्था, वाणिज्य तथा मानवीय गतिविधियां, ठीक है, राष्ट्रों की सीमाओं को पार कर गए हैं। ठीक है, कानून, नैतिकता तथा प्रथाओं एवं मान्यताओं की धारणा में व्यापक बदलाव की मांग की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता एवं कठोर नियंत्रण व्यवस्था का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो एक डायमेंशन हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ से ये ले लिया। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जैसे हम ये जो लाइन मार्जिन जो खींचते हैं, इस कोई हेडिंग आपको नहीं डालनी है, आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं लेकिन आपको हेडिंग नहीं लिखना होता है। बहुत सारे लोग हेडिंग्स यहाँ लिख दे रहे हैं कि प्रस्तावना, फिर आप लिख दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, फिर यहाँ पे कंक्लूजन। ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो इधर मार्जिन्स होता है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है दोस्तों, इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। इस बातों का आप विशेष ध्यान रखें।
पैराग्राफ छोटे छोटे लिखें, हेडिंग्स बिल्कुल भी नहीं डालना, इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बस हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें एग्जामिनर को समझ में आए। वैश्वीकरण के उपरांत क्षेत्रीय संगठनों की बढ़ती महत्ता एवं पार राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के व्यापक प्रसार ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को सीमित किया है। देखिए हमारा दूसरा तर्क है, दूसरा डायमेंशन हम लेके चल रहे हैं कि वैश्वीकरण के उपरांत क्षेत्रीय संगठनों की बढ़ती महत्ता, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, ठीक है, तो क्षेत्रीय संगठन की जो बढ़ती महत्ता है एवं पार राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के व्यापक प्रसार ने, ठीक है, क्या किया है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को सीमित किया है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के में बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं ने, ठीक है, जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ये क्या है, इन्होंने राष्ट्र राज्य की बाउंड्री को पार कर लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं ने राष्ट्र राज्यों को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के उपरांत मानवाधिकार की रक्षा विश्व के केंद्रीय समस्याओं एवं उद्देश्यों में शामिल हो गया है। वैश्वीकरण से ही तो इसका फायदा हुआ है कि जो मानवाधिकार की रक्षा, ठीक है, विश्व के केंद्रीय समस्याओं एवं उद्देश्यों में शामिल हो गया है। मानवीय अधिकारों, नारीवादी आंदोलनों एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विश्व एकीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की शक्तियां सीमित हुई हैं। देखिए भारत में क्या है, पाकिस्तान जैसा देश चिल्लाता है कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र राज्यों पे दबाव बनता है, यानी कि जो मानवाधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, ठीक है, तो उन सभी का पालन करना होता है। तो इसके फलस्वरूप कहीं न कहीं जो राष्ट्र राज्य हैं इनकी शक्तियाँ सीमित हुई हैं। उदारीकरण निजीकरण, ठीक है, उदारीकरण निजीकरण के तार्किक परिणाम भूमंडलीकरण के कारण आधुनिक राष्ट्र राज्यों का ह्रास होना जारी है। चलिए अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। समकालीन विश्व में वैश्वीकरण के कारण गैर राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसे कहते हैं आप नॉन स्टेट एक्टर्स। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण राष्ट्र राज्यों के समक्ष नियंत्रण के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकर्ता एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ गई है, जिसने राष्ट्र राज्य की भूमिका को सीमित किया है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उच्च तकनीकी युग की संचार क्रांति, ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट है उसी पे अब हमको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उच्च तकनीकी युग की संचार क्रांति, उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा गैर राज्य शक्तिशालीकर्ताओं के आविर्भाव से पारंपरिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था को गहरा धक्का लगा है, ठीक है। वैश्वीकरण के द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत विभिन्न देशों में आपसी सहयोग एवं साझेदारी बढ़ी है, ठीक है। जो युद्ध की समाप्ति के उपरांत जो विभिन्न देशों में आपसी सहयोग बना, साझेदारी बढ़ी है। आर्थिक क्षेत्रीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, पार राष्ट्रीयकर्ता, ठीक है, पार राष्ट्रीयकर्ता, बहुराष्ट्रीयकर्ता जिसे आप एजेंसीज कहते हैं, आदि अधिक सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रों के नागरिकों के मध्य जो संबंध है, ठीक है, संबंध एवं अंतर क्रियाएँ बढ़ रही हैं। राज्य की भौगोलिक सीमाओं को संचार साधनों एवं तीव्र यातायात ने कमज़ोर कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों की भूमिका में कमी आई है। तो ये पैसेज यहीं तक था, यहाँ से आप नेक्स्ट पैसेज कर सकते हैं, बहुत लंबा पैसेज नहीं होना चाहिए आज। लेकिन इसमें क्या है कि आज वैश्वीकरण को एक आदर्श मूल्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यूरोपीय संघ और अधिक एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। आसियान, सार्क संगठनों का ऐसी प्रवृत्तियों की ओर झुकाव विश्व एकीकरण की ओर गमन जारी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि विश्व एकीकरण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो राष्ट्र राज्य हैं, ठीक है, जो राष्ट्र राज्य हैं इनका ह्रास हो रहा है, उनके संप्रभुता पे का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो उपरोक्त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव से राज्यों, राष्ट्र राज्य के स्वरूप, सीमा क्षेत्र, कार्य प्रकृति में परिवर्तन आया है, परंतु यह इसके ह्रास की तरफ नहीं अपितु समकालीन परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य को इंगित करता है। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ठीक है।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव से जो राष्ट्र राज्य हैं इनके स्वरूप, सीमा क्षेत्र, कार्य प्रकृति में परिवर्तन आया है, परंतु यह इसके हास की तरफ नहीं अपितु समकालीन परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य को इंगित करता है। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। राष्ट्र राज्यों के हास की अवधारणा औचित्यहीन हो चुकी है। जो राष्ट्र राज्य हैं इनके हास की अवधारणा जो है औचित्यहीन हो चुकी है, क्योंकि वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं एवं चुनौतियों तथा नव उपनिवेशवादी खतरों से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र राज्य आज कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ होना चाहिए। बाकी आप चीज़ों को मेंशन करें, लेकिन आंसर जो है जो प्रोजेक्ट में चल रहा है उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा पॉपुलर है भाई। वैश्वीकरण को आप ख़त्म नहीं कर सकते। वैश्वीकरण से जैसे अगर हम बात करें मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकारों के कारण अगर राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पे खतरा हुआ है तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि एक समय था कि हिटलर ने अपने ही देश के लोगों को बहुत ही बर्बरता के साथ उन्हें जो है मरवा दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई राष्ट्र अपने ही देश के लोगों को, अपने ही राष्ट्र के लोगों को बहुत ही बर्बरता के साथ, ठीक है, उसे खत्म करवा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ही मानवाधिकार बनाया गया, जो पूरे विश्व स्तर पे एक रूल बनाया गया और उसको सबको पालन करना है, क्योंकि मानव जो है उनकी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी के अगेंस्ट है। तो इसमें क्या है, हालांकि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है, किंतु विश्व में हाल के राजनीतिक निर्णय राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन इंगित कर रहे हैं। उचित उदाहरणों के साथ इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है, आपको वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जो हमने उसमें लिखा था, लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट वहाँ का था वो राष्ट्र राज्य को हास कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना है कि राज्य केंद्रित जो राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं वो क्या है, राज्य केंद्रित हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आपने वहाँ पे लिख दिया है, वही आपको लिखना है। बस यहाँ पे क्यों हो रहा है वो आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। ठीक है, तो इसको मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, इसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए वैश्वीकरण की अगर बात करें तो वैश्वीकरण के अंतर्गत एक विश्व एक बाजार व्यवस्था पर बल दिया जाता है, एक विश्व एक बाजार व्यवस्था पर। ठीक है, अगर 1980 के दशक की बात करें तो वैश्विक स्तर पर उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। भारत की बात करें तो 1990s के बाद भारत ने भी उदारीकरण को अपनाया। तो आज की डेट की अगर बात की जाए तो वैश्वीकरण के द्वारा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अछूता रहा हो, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अछूता रहा हो। तो इससे क्या हुआ कि वैश्वीकरण के द्वारा एक साझा व्यापार व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिला और वैश्वीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की बेरोक टोक आवाजाही शुरू हो गई। टैरिफ, टैक्स, लाइसेंस, परमिट इत्यादि की समाप्ति हो गई। ठीक है, जो बाउंड्री थी वो दूर हो गई, यानी कि जो एक देश की बाउंड्री थी वो बाउंड्री जो है दूर हो गई और पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया। और इससे क्या हुआ, एक कंट्री की कोई भी जो प्रोडक्शन है वो दूसरे कंट्री में आसानी से आवागमन होने लगा। तो देखिए 2008 की जो आर्थिक मंदी आती है, ठीक है, 2008 जैसे यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक निर्णय विश्व के हाल के राजनीतिक निर्णय राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तित कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाना है। तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी उसको क्या माना जा रहा था कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसी के कारण आर्थिक मंदी आई है। ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाया और इसी को इन्होंने मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा और ये जीते, यानी कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका अमेरिकों के लिए। तो इससे क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये राज्य केंद्रित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमेरिका के द्वारा क्या हुआ, जब ये डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं तो अमेरिका के द्वारा जो वीज़ा के नियम थे, वस्तुओं के प्रवेश थे, इन सब पे कठोर नियमों को लगाया गया, यानी कि नियमों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वीज़ा के बारे में सुना होगा, ठीक है, B1 वीज़ा और कई सारे तरह के वीज़ा, चाइना और अमेरिका का ट्रेड वार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सामने आई। तो इस तरह से जो यूरोपियन संघ का बनना एवं उसकी सफलता जो है
यूरोपियन यूनियन क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। तो कहीं ना कहीं से ये यूरोप के कंट्री को एक में मिला करके वो जो है एक यूनियन बना रहा है। तो ये सब क्या है, उसकी जो यूरोपियन यूनियन की सफलता है, ये वैश्वीकरण के महत्व को उजागर कर रही थी। ठीक है, परंतु ब्रिटेन के द्वारा क्या होता है, अपने राष्ट्र को संरक्षण करना। ब्रिटेन ब्रेग्जिट क्यों हुआ, ब्रिटेन अपने राष्ट्र को संरक्षित करना चाह रहा था, यानी कि ब्रिटेन फर्स्ट की नीति वो अपना रहा था, इसलिए वो जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पिछले 2 दशक की, तो इसमें अप्रवासियों के प्रश्नों को लेकर प्रत्येक देशों के द्वारा नीति को अपनाया जा रहा है तथा उनके वीजा या प्रवेश संबंधी मुद्दों पर कठोर प्रतिबंध या नियमों का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम अभी बात करें जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, इसने भी वैश्वीकरण को गंभीर चोट की है, क्योंकि कोरोना महामारी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो लोग हैं, कोई भी राष्ट्र है, वो सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहा है, अपने ही लोगों को वैक्सीन दे रहा है। तो सब लोग अपने अपने राष्ट्र के प्रति पहले सोच रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये वैश्वीकरण की पोल को खोल रहा है। ठीक है, हालांकि भारत ने आगे बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा कदम बढ़ाया। इसने दूसरे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड किया या उससे रिलेटेड जो भी दवाइयों की ज़रूरत थी उसको हम लोगों ने दूसरों को प्रस्तुत किया। ये हमारी अपनी विदेश नीति रही। लेकिन विश्व के मोस्टली जो कंट्री थे, जो देश थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही कंट्री के बारे में ही केवल सोच रहे हैं। और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण जो है वो लोगों की सुरक्षा करने में विफल रहा है। ठीक है, तथा राज्य के महत्व को दरकिन अब जैसे अगर वैश्वीकरण से हमारे राज्यों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो जो राज्य है, राष्ट्र राज्य है, उसका तो कर्तव्य है अपने नागरिकों की रक्षा करना। तो वो जो है राज्य, जो राष्ट्र राज्य हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अपने अपने राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा के लिए सभी जो देश हैं उसके लिए प्रयासरत रहे हैं। ठीक है, तथा आत्मनिर्भरता की नीति पर बल दे रहे हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसे संरक्षणवाद है, व्यापार में संरक्षणवाद हो रहा है, नागरिक फर्स्ट नीति अपनाई जा रही है, राज्य केंद्रित अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो हाल के निर्णय रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं, इंगित कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो वैश्विक व्यवस्था है, ठीक है, वो राज्य केंद्रित हो रही है। लेकिन इन सब के बाद अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि हालांकि वैश्वीकरण के प्रभाव को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो वैश्वीकरण आज के दौर में, क्या वैश्वीकरण को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है तथा वर्तमान में यह प्रभावी भी है। ठीक है, परंतु हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने वैश्वीकरण पर प्रभाव डालकर राज्य केंद्रित दृष्टि की ओर परिवर्तन इंगित कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी भी फॉर्मेटिंग मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दे दिया जाए, लेकिन आप लोग इसको आंसर को लिखने की कोशिश करें। देखिए, आप लोग रेगुलर आंसर लिखें। जो भी लोग लिख रहे हैं आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग घबराइए मत कि आपका जैसे कुछ लोग हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, लेकिन आपको लूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक काम करिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं या जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कीवर्ड्स कम से कम, बिल्कुल कीवर्ड्स। अब इसी को जैसे मान लीजिए आपके पास इतने मटेरियल होने चाहिए कि आपको अगर उसी को 150 शब्दों में लिखना है तो वो कीवर्ड ना छूटे, बाकी कुछ भी छूट जाए। ठीक है, वो कीवर्ड जो है उसको कैप्चर करना है, वो एग्जामिनर को ज़रूर दिखाना है, बाकी चीज़ें चाहे न दिखें। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग इसको लिख के भेजें। थोड़ा सा मैं इधर बिजी था, मैं थोड़ा सा आप लोगों का भी टेस्ट वाला, देखिए टेस्ट के लिए तो मैं 3 दिन का समय लेता हूँ और आप लोगों को डेली का डेली रिव्यू करके दे दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।